केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। वोट की चोट कार्यक्रम खास तौर पर आपके लिए हम लाए हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ वीडियो डाला नहीं था। कोटद्वार निकाय चुनाव में क्या है गुणा भाग, क्या है समीकरण, किसने कैसा किया प्रचार, सब कुछ आपको दिखाएंगे। और कोटद्वार में सिर्फ मेयर के प्रत्याशियों की दौड़ तेज नहीं है। कोटद्वार में बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहां पे पार्षद प्रत्याशी भी इतना दमखम लगा रहे हैं कि उनके सामने मेयर प्रत्याशियों की रैलियां भी फेल है। तो खास तौर पे कोटद्वार बाबर के शिवराजपुर वार्ड में 32 नंबर के वार्ड में जो चुनावी हलचल है उसका वीडियो हम आपको डालेंगे। आमने सामने जब आगे दो उम्मीदवार, उनके समर्थक, तो फिर हो गया हंगामा। मतलब ये कि कुल मिला के आपको हम बताना चाह रहे हैं कि वोट की चोट में हम आपको दिखाएंगे फिलहाल मेयर प्रत्याशियों की दौड़ कैसी है, किसने कैसा प्रचार किया, क्या संभावना है, क्या कुछ हो सकता है, उसको लेकर हम आपको खबर दिखाएंगे। और हम कल शाम 5 बजे तक आपको डंके की चोट पे दिखाएंगे कि किसका है पलड़ा भारी, क्या भीतर गाच हो रहा है, कहाँ हो रहा है अंतर विरोध, जो पूर्व सैनिक संगठन है उनका सिलेंडर भरेगा या नहीं भरेगा, नहीं भी भरेगा तो फटेगा। तो बहुत सारी खबरें हैं। खबर बिंदास आपकी राजनीतिक जिज्ञासा को पूरी कर देंगे हम, क्योंकि कोटद्वार में राजनीति की खबर सिर्फ हम दिखा सकते हैं आपको केबी न्यूज में, बिल्कुल सही सटीक। बहुत सारी खबरें होती है, बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जो कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं चाहते, तो बिना कैमरे के सामने बोले तो हम वो खबर दिखा नहीं सकते। थोड़ा यूट्यूब चैनल में भी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ इसकी सीमाएं हैं। मतलब यूट्यूब चैनल में भी कुछ ऐसा होता है कि हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते। लेकिन हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारी सबसे मुलाकात हुई है, हम सबसे मिलते हैं, हम उनसे भी मिल चुके हैं जिनसे कोई नहीं मिल पाया। यानी कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है अंदर खाने की, उसको लेकर हल्की फुल्की खबर आपको बताएंगे आज। चूंकि मतदान कल होना है, मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब लोग मतदान करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मतदान करना बहुत जरूरी है। और वोटिंग आप करेंगे तो फिर जो वोट आप दे रहे हैं या जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, चाहे पार्षद का है चाहे मेयर का है, तो उसको अपनी एक हैसियत का अंदाजा होता है। तो पहला निवेदन हमारा यही है कि आप लोग कल वोट करने जरूर जाएं। और खास तौर पर मोटरढाक की पट्टी में जितने भी वोटर हैं उनसे निवेदन है, आप वोट करेंगे तो फिर हम आपका वीडियो भी बनाएंगे कि वोट किसको दिया। लेकिन वोट की चोट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाकई हुआ क्या आज, क्योंकि आज चुनाव प्रचार हुआ नहीं, पूरा सन्नाटा था और मालूम ही नहीं चला कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ पर है, कौन सा प्रत्याशी किसके घर के पास जाकर वोट चल रहा है। तो फिलहाल क्या स्थिति है, लोगों को भी जानने की उत्सुकता है। वैसे तो बहुत सारी खबरें ऐसी होती है जिनको ऐसा लगता है देखकर कि वोटर हमसे ज़्यादा जानते हैं। कई बार वोटर हमें ऐसी जानकारी देते हैं, मतलब लोग, कि जो जानकारी हमें नहीं होती। तो हम भी चैनल चला रहे, तो हमको ऐसा नहीं है कि पूरे 40 वार्ड में, कोटद्वार के निकाय चुनाव में 40 वार्ड है, 1,18,000 वोट है। और 1,18,000 वोटों में से 60,000 वोट महिलाओं के, लगभग 58-59,000 वोट जो है पुरुषों के हैं। तो महिला मतदाताओं का जो वोट है वो निर्णायक हो सकता है, क्योंकि महिला वोटर जो है वो पूरे क्षेत्र में मौजूद है, प्रेजेंट हैं। और बहुत से जेंट्स ऐसे हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में है जरूर, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब पे है, कोई बाहर है। तो इसलिए महिला वोटर का जो वोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको फटाफट बताएंगे कि निकाय चुनावों में मेयर प्रत्याशियों ने क्या क्या तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा। और नींबू चौर से झंडी चौर तक जो वार्ड है, बहुत सारे वार्ड है, हालांकि एक वीडियो मैंने पहले आपको डाल दिया था, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पर बताऊंगा किस वार्ड में किसकी ज्यादा पकड़ है, किसका पलड़ा भारी है। और हम अगर खबर दिखाएंगे तो बिल्कुल 100% सही खबर दिखाएंगे। कल शाम 5 बजे तक हम आपको बता देंगे कि कोटद्वार में वास्तव में हो क्या रहा है। अब जो हो रहा है, कोई भी चैनल हो, हम भी छोटे छोटे चैनल चलाते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिट है तो बता नहीं सकते। आज हम आपको शिवराजपुर वार्ड का संग्राम दिखाएंगे। कोटद्वार बाबर में वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे निवर्तमान पार्षद मनोज पांथरी, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, मतलब वो जीते थे, अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वार्ड में ऐसा चुनावी घमासान है कि इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों की भी एंट्री हो गई है। तो शिवराजपुर की वार्ड का वीडियो दिखाएंगे हम बकायदा आपको लाइव। लेकिन हम ये भी बताएंगे आपको नींबू चौर से झंडी चौर तक किस वार्ड में किस पार्षद प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा। और हम जब बताएंगे तो लगभग खबर वही आएगी 25 तारीख को। तो चलिए फिर कल शाम तक तो आपको हम बता देंगे क्या कुछ हुआ। अभी हम आपको बताते हैं कि दरअसल क्या है चुनाव में जीत का मंत्र। वोट की चोट पड़ेगी और आप चोट पड़ेंगे, आप चोट डालेंगे, मतलब आपने वोट देना ही देना है। वोट अगर आप देंगे, क्योंकि बैलेट से वोट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के पास अब ये वाला विकल्प नहीं बचा हुआ है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है या ईवीएम हैक होती है, क्योंकि ये जो चुनाव है बैलेट पेपर पर होगा। यानी आपको 2 बैलेट पेपर मिलेंगे, एक मिलेगा मेयर का, एक मिलेगा आपको पार्षद का। तो फिर आपने वोट करना है, और वोट करना है तो बहुत सारी खबर हमारे पास सारी है, ऐसी ऐसी हमारे पास खबर है, क्योंकि हमारी सबसे मुलाकात है और जिनसे कोई नहीं मिलता उनसे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन कोटद्वार निकाय चुनाव में मामला क्या है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे पार्षद प्रत्याशियों में क्या स्थिति है, नींबू चौर से झंडी चौर तक।
क्योंकि अब 40 वार्ड है, 40 वार्ड तक हम जा नहीं सकते और नहीं हमारे पास कोई ऐसी एजेंसी है, ना हमारे पास इतने लोग हैं कि हम हर वार्ड में घर घर जाकर सर्वे कर लें। और वैसे भी आपको मालूम है जो भी सर्वे चुनाव में आते हैं तो कई बार वो सर्वे गलत साबित होते हैं। तो चलिए फिर कोटद्वार में निकाय चुनाव के दौरान क्या हुआ। आज तो पूरा चुनाव प्रचार लगभग समाप्त हो गया, मतलब आज तो चुनाव आयोग के हिसाब से प्रचार हो नहीं सकता था और हमको भी मालूम नहीं है, किसी ने भी अपना वीडियो नहीं डाला है। मतलब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अक्सर वीडियो डाले जा रहे थे जो भी प्रत्याशी प्रचार कर रहे थे। तो दो तरह की इसमें चुनाव प्रचार हुए। मतलब चुनाव प्रचार करने का जो तरीका था वो आज आपको हम बताते हैं। उसका क्या फ़र्क पड़ेगा वो तो हम कल शाम को ही बता पाएंगे, क्योंकि वोटिंग होनी है और हमारा ये मानना है कि आपका वोट आपका अधिकार है। आप अपना वोट भावनात्मक रूप से दें, क्षेत्रवाद पे दें, जातिवाद पे दें, कोटद्वार के विकास पे दें, अपने मतलब कोई आपके रिश्तेदार है जान पहचान पे दें, वो आपका अधिकार है। और किसी के वोट को लेकर हम कोई मतलब कभी आपको नहीं कहेंगे कि आप किसको वोट दें। लेकिन कोटद्वार में चुनाव का पैटर्न था, उसको लेकर हम आपको जरूर बताएंगे कि कोटद्वार में चुनाव किस तरह से दोनों जो प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस की और जो महेंद्र पाल रावत खासतौर पर सिलेंडर के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कैसे चुनाव लड़ा और उससे क्या समीकरण बनने जा रहा है। तो वैसे 6 प्रत्याशी हैं और हमने अभी आपको 3 ही प्रत्याशियों की जिक्र किया। तो इस चुनाव में दरअसल 6 प्रत्याशी है मेयर के। तो बीजेपी से शैलेंद्र रावत, कांग्रेस से रंजना रावत और बीएसपी से महेश नेगी, उत्तराखंड क्रांति दल से महेंद्र रावत और गोपाल कृष्ण बर्थवाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इन 6 चुनावी प्रत्याशियों में सबसे तेज दौड़ जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच ही है। अब उत्तराखंड में क्या स्थिति है, बीजेपी कांग्रेस का ही बोलबाला है, ये जरूर हम मान के चलते हैं कि उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, उत्तराखंड बनाने को लेकर सबसे ज़्यादा आंदोलन किया उत्तराखंड क्रांति दल ने। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल और बहुजन समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए ऐसा है कि सबको मालूम है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का मेयर नहीं बन सकता, यहाँ पे जो इस तरह के समीकरण है उत्तराखंड क्रांति दल का भी नहीं बन सकता। तो इन दोनों पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बढ़िया ये है कि सबसे पहले आप पार्षद का चुनाव लड़ें। और मुझे इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो भी यूकेडी के मेयर के प्रत्याशी हैं महेंद्र रावत, अगर कोटद्वार के नगर निगम में 2 या 3 या 4 पार्षद भी नगर निगम में पार्षद बन जाते यूकेडी के तो यूकेडी को मजबूती मिलती। लेकिन अगर यूकेडी चुनाव लड़ी मेयर का तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी के भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का महेश नेगी, लेकिन अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के भी 2-3 पार्षद जीतते, आम आदमी पार्टी के भी अगर 2-3 पार्षद जीतते तो तब जाके उनकी उपस्थिति बनती। लेकिन कुछ प्रत्याशी सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो ये राजनीति के लिए कोई फायदेमंद नहीं है, उनके लिए भी फायदेमंद नहीं है, क्योंकि जमानत जब्त होगी तो पैसा भी जाएगा और जो भी खर्चा होता है वो भी जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल, बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनको पहले अपने पार्षद पद के प्रत्याशियों को मजबूत करना चाहिए। और हमारी खबर है तो हम तो यही कहेंगे। चलिए फिर उत्तराखंड क्रांति दल की बात तो खैर होगी, उनके 2 पार्षद प्रत्याशी भभर में कम से कम दौड़ में है। क्या कुछ होगा वो तो मालूम चल जाएगा 25 तारीख को। चलिए फिर शैलेंद्र रावत की बात करते हैं। शुरुआत हम हमेशा बीजेपी से करते हैं। तो बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था, आज तो प्रचार हुआ नहीं। तो शैलेंद्र रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी है, 2007 में बने थे विधायक कोटद्वार से, उससे पहले वो ब्लॉक प्रमुख थे। तो शैलेंद्र रावत ने जो चुनाव लड़ा, जो उनकी चुनाव की आप पूरी वो देखेंगे, वीडियोस देखेंगे और जो उनका मतलब एक स्ट्रेटेजी थी वो देखेंगे तो उससे साफ मालूम होता है कि बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत, उनके पास सत्ता है, संगठन है, संसाधन भी है। और राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने कोई बड़ा चुनाव जीतना है तो उसके लिए आपके पास अगर संगठन है, संसाधन है, तो सत्ता नहीं भी है तो काम चल जाएगा। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की कल जो सभा हुई दुर्गापुरी में, उसकी एक रैली निकली थी सुकरोपुल में। तो उस रैली को देखकर हाँ, जब हमने रैली का वीडियो बनाया तो हमको लगा यार इतनी भीड़ हो गई, इतने सारे लोग अगर गुजर रहे हैं तो ये तो एक तरफा चुनाव हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने जो चुनाव लड़ा है, अब तक मतलब चुनाव खत्म हो गया, जो भी वोटर का रुझान है उन्होंने वो मुझे लग रहा है कल शाम तक फिक्स हो गया था। आज की शाम, आज की रात तक, यानी आज दिन भर जो कुछ भी हुआ उससे कितना फर्क पड़ेगा, उससे कम से कम मेयर की सीट में तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब चुनाव को लेकर लोगों ने मत देने का जो फैसला है वो फिक्स कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आज सुबह से शाम तक जो भी काम हुआ होगा उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ जरूर पार्षद की जो प्रत्याशी है उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन था आज, क्योंकि आज और कल
उन्होंने बहुत प्रचार किया, यानी कि ऑटो रिक्शा से लेके और रैलियों से लेके पार्षद प्रत्याशियों ने भी पूरा जोर लगाया। कोटद्वार से लेके भाबर, जहाँ भी आप जाएंगे हर गली मोहल्ले में ई रिक्शा घूम रहे थे, ढोल दमाऊं और नगाड़े चल रहे थे। तो कोटद्वार भाबर के शिवराजपुर वार्ड की खबर आपको हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चुनावी संग्राम है। वीडियो हम केवल शिवराजपुर का ही आपको दिखाएंगे। और राजगौरव नोडियाल जो मेयर के प्रत्याशी भी थे, दौड़ में थे, उनकी भी एक झलक आपको हम दिखाएंगे। तो शैलेंद्र रावत ने जो चुनाव लड़ा है, तो उसमें उनकी प्राथमिकता यही थी कि अगर बीजेपी एकजुट रहेगी, क्योंकि बीजेपी में ही सबसे बड़ी समस्या थी, बीजेपी में सबसे ज़्यादा दावेदार थे चुनाव लड़ने के, और शैलेंद्र रावत ने इसी रणनीति के तहत काम किया। उनके प्रचार में मुख्यमंत्री भी आए, मंत्री भी आए, सांसद भी आए, और आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो हमने डाले। और बीजेपी की जो सबसे बड़ी सभा हुई वो मालवीय उद्यान में हुई, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। वहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी की सभा में जो भीड़ जुटी, तो निश्चित तौर पर जब भीड़ होती है चुनाव में, तो ऐसा लगता है कि अगर ये भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी तो ये जीत जाएंगे। फिर कल दुर्गापुरी में भी शैलेंद्र रावत की बाइक रैली के साथ एक सभा हुई, तो वो भी एक सफल सभा थी। तो मतलब शैलेंद्र रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने कोटद्वार के राजनीतिक इतिहास को देखा है, परखा है, 2007 में चुनाव भी जीता है, और वो जानते हैं कि चुनाव में भीतरघात भी होता है, बहुत सारे ऐसे गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाते हैं जिनसे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। तो बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत ने पूरा प्रयास किया कि बीजेपी एकजुट दिखे, और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। क्योंकि बीजेपी के चुनाव प्रचार में आप देखेंगे मुख्यमंत्री आए, महेंद्र भट्ट जो सांसद हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, वो भी आए, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सांसद भी आए, सुबोध उनियाल भी आए, अनिल बलूनी भी आए, कल मनीष खंडूड़ी भी आए। तो कुल मिला के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने इस चुनाव को उस रणनीति के तहत ही लड़ा कि बीजेपी के अंदर कोई अंतर विरोध न हो, कोई भीतरघात न हो, पार्टी की एकजुटता कम से कम दिखाई दे। इसमें तो वो कामयाब रहे, क्योंकि सारे जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो वीरेंद्र रावत बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, राजगौरव नोडियाल जो संभावित प्रत्याशी थे, सुमन कोटनाला ने सुबोध उनियाल को बुलाया। तो मतलब कुल मिला के बीजेपी के प्रत्याशी ने साबित करने की कोशिश की कि भाई उनके साथ पूरी पार्टी एकजुट है। और उनकी दो रैलियां, अगर हम दुर्गापुरी की कल की सभा की बात करें और मालवीय उद्यान की सभा की बात करें, तो पूरी तरह से सफल थी। चुनाव में यही सब कुछ होता है क्या, इसको लेकर अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, कल शाम को हम जरूर पूरी खबर दिखाएंगे। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत निश्चित तौर पर, अगर पार्टी उनके साथ एकजुट हो जाएगी, अगर बीजेपी पूरी तरह से अपने सिंबल पे वोट देगी, तो फिर शैलेंद्र रावत की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या वो एकजुट है, क्या एक मतलब एकता के साथ उनके लिए काम कर रही है, इसको लेकर हमारे पास कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। हम खबर आपको कल शाम 5 बजे दिखा सकते हैं, क्योंकि वोट आपका एक निजी अधिकार है, और आपके वोट को हम प्रभावित करने की कोशिश न करेंगे, न ये चुनाव में किसी भी पत्रकार को करना चाहिए। तो शैलेंद्र रावत ने शक्ति प्रदर्शन किया है, मालवीय उद्यान में भी किया है, दुर्गापुरी में भी किया है, बीजेपी को एकजुट उन्होंने दिखाया है। निश्चित तौर पर उनके चुनाव प्रचार में मनीष खंडूड़ी भी आए, खंडूड़ी फैक्टर को कम करने का उनका ये प्रयास था। उनके चुनाव में मुख्यमंत्री भी आए, सुबोध उनियाल भी आए, बहुत सारे मंत्री आए। इससे पहले जो महेंद्र भट्ट सांसद है वो भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत भी आए। तो कुल मिला के जो शैलेंद्र रावत है, उनकी चुनावी रणनीति यही थी कि किसी तरह से पूरी पार्टी को एकजुट किया जाए और सभी को संतुष्ट किया जाए। तो अगर बीजेपी एकजुट होती है और पूरी बीजेपी की संगठन की टीम शैलेंद्र रावत को वोट देगी, तो फिर शैलेंद्र रावत का पलड़ा भारी है। ये हमारी खबर है अभी तक की जो हमने दिखाई है। बाकी हम कल शाम 6 बजे तक आपको साफ साफ बता देंगे चुनाव में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, रंजना रावत की। रंजना रावत जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, तो उनके टिकट मिलने के बाद ही कांग्रेस में मतलब एकजुटता नहीं दिखाई दी। अब रंजना रावत की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, सीधे आप मुद्दे की बात पर आते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने आपको पार्षद का वीडियो भी डालना है और पार्षद की खबर भी देनी है। तो रंजना रावत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रंजना रावत ने जो रंजना रावत को टिकट मिला है उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। कल शाम 6 बजे हम आपको बता देंगे कि आखिर रंजना रावत के समर्थन में कांग्रेसी जो है, खासतौर पर जो लीडिंग है, वो क्यों नहीं आए। उसकी बात हम कल शाम 6 बजे तक ही डालेंगे आपको। लेकिन रंजना रावत ने फिर भी कोशिश की, उनका प्रचार ठीक था, और उनको इस बात का फायदा मिला कि पिछले 2.5-3 सालों तक सड़क में उन्होंने जो संघर्ष किया, खासतौर पर अंकिता भंडारी केस में शराब की दुकानों के खिलाफ मूल निवास भूकानून रैली के समर्थन में, उन्होंने जो कोटद्वार में संगठन में तो नहीं, पर उन्होंने जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, तो उसका लाभ उनको आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो नाराज लोग हैं बीजेपी के, अगर कोई बीजेपी के प्रत्याशी से नाराज है, पार्टी से नाराज है, तो एक बहाना उनके पास है कि रंजना रावत बहुत एक्टिव थी। लेकिन रंजना रावत के साथ कांग्रेस का पूरा
जो पार्टी एकजुट नहीं थी, इसके बावजूद रंजना रावत को महिला वोटर का फायदा है। और जो नाराज लोग हैं, मतलब अगर बीजेपी से कोई नाराज है तो उसका फायदा है। तो रंजना रावत को लेकर हम कह सकते हैं कि 2.5-3 साल से जरूर वो कोटद्वार में पूरी तरह से एक्टिव रही हैं और उन्होंने महिलाओं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अच्छा भाषण दिया है। मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूँ। उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो भी उनको मौका मिला, क्योंकि सत्ता, संगठन, संसाधन वो तो बीजेपी के पास है और इस मामले में रंजना रावत के पास केवल एक ही सबसे बढ़िया उनका जो चुनावी लड़ने का तरीका था वो यही था कि वो महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही थी। और सुरेंद्र सिंह नेगी पूर्व काबीना मंत्री भले चुनाव में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन उनकी जो रणनीति थी पिछले चुनाव में सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी के लिए, जिस तरह सुरेंद्र सिंह नेगी ने छोटी छोटी सभाएं की, कोई बड़ा रोड शो नहीं किया, बड़ा सभा नहीं की, किसी बड़े नेता को नहीं बुलाया, तो उसी रणनीति पर लगभग रंजना रावत ने भी चुनाव लड़ा है। केवल एक सभा हुई थी गणेश गोदियाल की, उसके बाद एक सभा में आए थे हरक सिंह रावत। तो रंजना रावत का जो चुनाव प्रचार है, भले ही सुरेंद्र सिंह नेगी उनके समर्थन में नहीं आए, लेकिन उनका जो चुनाव प्रचार था वो लगभग सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी ने जो चुनाव लड़ा, ठीक उसी की तर्ज पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और बीजेपी के प्रत्याशी शैलेंद्र रावत ने पूरा जोर लगाया, सत्ता संगठन को लेकर एकजुटता दिखाई और यही एकजुटता उनको चुनाव में आगे बढ़ा सकती है। बाकी खबर शाम 6 बजे तक डालेंगे। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो जैसे हमने आपको थंबनेल में भी डाला है, सिलेंडर जो होता है अगर घर में आप यूज करते हैं, खाना बनाते हैं, तो उससे कोई खास मुश्किल नहीं आती। मतलब बहुत कम होता है कि कभी सिलेंडर फट गया, ऐसी खबरें आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन चुनाव में जो सिलेंडर है, इस चुनाव में जो सिलेंडर है वो वाकई थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे तो उसमें विभा चौहान का जो सिंबल था वो भी सिलेंडर था और सिलेंडर ने कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हेमलता नेगी को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। तो सिलेंडर भरेगा, कितना भरेगा, नहीं भरेगा, इसको लेकर तो कह नहीं सकते, लेकिन सिलेंडर एक ऐसा निशान है फिलहाल महेंद्र पाल रावत का, जिन्होंने फौजियों को लगभग एकजुट करने में कामयाबी हासिल की। कि दरअसल पूर्व सैनिक जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है राजनीतिक तौर पर कि वो 80% कोटद्वार की बात करें तो बीजेपी के ही समर्थक माने जाते हैं। ये बात शैलेंद्र रावत जी भी जानते हैं, रंजना रावत भी जानती है और पूर्व सैनिक भी जानते हैं, आम लोग भी जानते हैं। तो इस चुनाव में पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत का सिलेंडर कितना भरेगा इसको लेकर कह नहीं सकते, और जो वोट उनके लिए जाएगा उससे शैलेंद्र रावत की जो बताई जा रही, मतलब जो उनके समर्थक बता रहे हैं अंतर है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा इसको लेकर कह नहीं सकते। लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व सैनिक संगठन में एकजुटता है। उन्होंने भी वही रंजना रावत वाली बात है, जिस तरह रंजना रावत ने ग्राउंड में काम किया, पूर्व सैनिक संगठन ने भी मारन पुल को लेकर, लालढांग चिल्लर का मोटर मार्गों को लेकर, गोखले मार्गों को लेकर, वन रैंक वन पेंशन को लेकर खूब सारा प्रदर्शन किया था। तो थोड़ा उनको इसका लाभ मिल रहा है। चुनाव त्रिकोणीय भी हो सकता है और महेंद्र पाल रावत का सिलेंडर भी इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बाकी हुआ क्या वो तो हम कल शाम 6 बजे आपको बताएंगे। तो फिर कोटद्वार के निकाय चुनाव में आप लोग मतदान करें, जो भी प्रत्याशी आपको सही लगता है, जो भी विचारधारा आपको सही लगती है, उसके हिसाब से आप वोट करेंगे। वोट के लिए हम आपको नहीं कहेंगे और कल शाम 6 बजे तक हम आपको जरूर बता देंगे कि कोटद्वार में अंदर राजनीति में हो क्या रहा है। चलिए फिर आप बात करते हैं कोटद्वार में पार्षदों की। तो नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक की बात करेंगे हम। वैसे हमने एक बार वीडियो आपको पहले भी डाला था, लेकिन आज दोबारा डाल रहे हैं। तो नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक जो पार्षद प्रत्याशी है उनके बारे में आपको खबर दिखा रहे हैं, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। जहां पर जो जीत रहा है तो वो जीत ही रहा है, क्योंकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज वैसे आज के शाम को आपको मालूम है चुनाव में क्या होता है, संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब आज सुबह से शाम तक बीजेपी ने, कांग्रेस ने और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो भी गतिविधियां की होंगी हमें नहीं मालूम, क्योंकि आज तो चुनाव प्रचार हो नहीं रहा था। अब हमारा तो ये काम नहीं कि हम किसी प्रत्याशी के पीछे पीछे जाके वीडियो बना लें, लेकिन आज की तारीख में जो भी काम हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेयर के चुनाव में अगर आज बीजेपी ने या कांग्रेस ने या निर्दलीय प्रत्याशी ने जो भी काम किया होगा तो मुश्किल से 500,000 वोट का ही उससे फर्क पड़ेगा, चाहे वो बात कोई भी हो, मतलब संसाधन की बात हो या किसी को पर्सनल जाके मिलने की बात हो, किसी को मनाने की बात हो। चलिए फिर अब बात करते हैं कोटद्वार निकाय चुनाव में नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक के पार्षदों की स्थिति क्या है, क्योंकि यार हम 40 वार्डों में जा नहीं सकते, इतना तो हमारे पास भी समय नहीं है, हर घर जा नहीं सकते, लेकिन फिलहाल हम बताते हैं आपको नींबू चौड़ से झंडी चौड़ तक की फटाफट बताते हैं आपको खबर क्या चल रही है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार के शिवराजपुर में हमारी मुलाकात हो गई मनोज पात्री से, और वहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है पाठक, दीपक पाठक, उनके जुलूस में इतनी भीड़ थी कि शिवराजपुर वार्ड नंबर 32 में वोट है लगभग 2400
और ऐसा माना जा रहा है यहाँ वोट पड़ेंगे लगभग 1800, यानी कि जिसको 500-600 वोट मिल जाएंगे वो बन जाएगा पार्षद। इसके बावजूद वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, यानी कि एक साथ दीपक पाठक की रैली निकल गई, फिर वहाँ पे मनोज पाथरी की रैली भी निकल गई। तो मनोज पाथरी से हमने बातचीत की, मुझे एक बात अच्छी लगी, मनोज पाथरी जो संगठन से जुड़े हुए बीजेपी के निवर्तमान पार्षद है, उनके खिलाफ नाराजगी है, पर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। नेताओं को पोलाइट रहना चाहिए और नेताओं को ऐसे ऊपर सर करके अपना वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में वोटर सबसे बड़ा होता है। तो उसका वीडियो हम डालेंगे आपको, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कोटद्वार बाबर के निम्बू चौड़ से झंडी चौड़ में पार्षदों की क्या स्थिति है। 27 नंबर से शुरू करते हैं। वार्ड नंबर 27 है दुर्गापुरी का। दुर्गापुरी का जो वार्ड है ये बड़ा महत्वपूर्ण वार्ड है और इसमें बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं हरी रावत। हरी रावत फौज से रिटायर है और ऐसा माना जाता है कि शैलेंद्र रावत के बहुत करीबी है। कांग्रेस से यहाँ पे श्रीधर प्रसाद बेदवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और पिछले चुनाव में वो नंबर 2 पर रहे थे। लेकिन इस चुनाव में, हालांकि इस चुनाव में एक और जो आर्मी से रिटायर है फौजी भाई, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में क्या मामला है देखिए आप, श्रीधर प्रसाद बेदवाल रहते हैं निम्बू चौड़ से जो नीचे सड़क जाती है खूनीबड़ की तरफ बीएल रोड में, तो वहां से वो अकेले प्रत्याशी है। पिछली बार वो दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी में क्या है कि बीजेपी में गौरव जोशी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था और उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तो उनका सिंबल है बैट। उनके समर्थन में बॉबी पवार भी आए थे और वो भी काफी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पार्टी ने कर दिया है निष्कासित। तो दुर्गापुर का जो वार्ड है 27 नंबर, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। गौरव जोशी बीजेपी के ही मतलब प्रत्याशी थे वैसे संभावित, तो यहाँ पर हरी रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी है इस समय, जिनको कमल का सिंबल मिला हुआ है, तो अगर गौरव जोशी हरी रावत की ही वोट काटेंगे तो फिर यहाँ पे श्रीधर प्रसाद बेदवाल को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये काफी उम्रदराज व्यक्ति हैं। पिछली बार 2 नंबर पर रहे थे, तो 2 की लड़ाई में यहाँ पे श्रीधर प्रसाद बेदवाल की सीट निकलने की संभावनाएं बताई जा रही है। हालांकि गौरव जोशी का भी बल्ला है जो निर्दलीय, वो बैठ कर उन्होंने आज बैटिंग की होगी, कल बढ़िया बैटिंग की होगी, अभी भी बैटिंग कर रहे होंगे, तो फिर चुनाव परिणाम प्रभावित हो सकता है। निम्बू चौड़ 28 नंबर वार्ड है। 28 नंबर वार्ड निम्बू चौड़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। निम्बू चौड़ में निवर्तमान पार्षद गीता नेगी जो ब्लॉक प्रमुख रही है, पार्षद रही है, जो आजकल किसी चुनावी मंच में दिखाई नहीं दी तो उनकी सीट उन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा नहीं किया, क्योंकि उनको मेयर का टिकट मिल सकता था। तो निम्बू चौड़ में बड़ा मजेदार मामला है। निम्बू चौड़ में क्या है कि पूरा इलाका जो आता है, सत्ती चौड़ का भी आता है। सत्ती चौड़ से विनोद सिंह प्रधान पूर्व में प्रधान रहे, कांग्रेसी हैं, इनको कांग्रेस का सिंबल मिला है विनोद सिंह को, और इनके सामने है प्रमोद केजरीवाल जो पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रहे थे बीजेपी के सिंबल पे। यहाँ पे बहादुर भाई बोलते हैं, इनका ऑफिशियल नाम दीपेंद्र नेगी है। तो दरअसल इस सीट में क्या है निम्बू चौड़ में कि यहाँ पे जो ज्यादा वोट है वो निम्बू चौड़ में है, और इसमें निम्बू चौड़ सत्ती चौड़ आता है। तो ये प्रमोद केजरीवाल और विनोद सिंह जो हैं दोनों ही सत्ती चौड़ से आते हैं और वोट ज्यादा निम्बू चौड़ में है। तो बहुत सारे राजनीतिक लोगों का ये मानना है कि जो दीपेंद्र नेगी बहादुर भाई हैं, ये पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद ये बीजेपी में चले गए। वीरेंद्र रावत के खसम खास माने जाते हैं, भाई हम तो खबर दिखा रहे बिंदास। तो दीपेंद्र नेगी को फायदा मिल रहा है इस बात का कि एक तो निम्बू चौड़ में रहते हैं, वहां पे वोट बहुत ज्यादा है, और वो पहले कांग्रेस में रहे, तो कांग्रेस के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और बीजेपी में शामिल हो गए लास्ट में। तो भाई अगर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता या वोटर अपने सिंबल पर जाएंगे तो फिर तो इनको मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता के साथ इनकी सहानुभूति जुड़ गई दीपेंद्र रावत के साथ, तो इनका पलड़ा भारी है। त्रिकोणीय है मुकाबला, कौन जीतेगा हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे दीपेंद्र नेगी बहादुर भाई बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं निम्बू चौड़ में। और अब बात करते हैं वार्ड नंबर 29 घमंडपुर। अरे घमंडपुर की बात करें, घमंडपुर में जब शराब की दुकान खोली थी तो इसमें बड़ा विवाद हो गया था, उसका वीडियो आपको हमने डाला था। तो घमंडपुर में कुलदीप रावत पहले पार्षद रहे, निवर्तमान पार्षद, बीजेपी के नेता है वो, और गेंद मेला समिति के वो अध्यक्ष भी रहे। तो उनको टिकट मिल गया था सिंबल पे, यहाँ पे थोड़ा विवाद भी हुआ था। तो कुलदीप रावत को टिकट तो मिल गया, लेकिन उन्होंने अपना टिकट दे दिया अमित नेगी को। हालांकि ये किसी पार्टी में होता नहीं है कि वो किसी को टिकट दे दें, लेकिन कुल मिला के अमित नेगी को यहाँ पे बीजेपी ने अब मैदान में उतार दिया। अमित नेगी जो है वो प्रवासी रिखणीकाल सम्मेलन कराते रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भी रहते हैं। तो अमित नेगी दिलीप रावत जो विधायक है लहजोन के, उनके भी खास खास माने जाते हैं। रिखणीकाल महोत्सव होता है, तो यहाँ पर मामला घमंडपुर में बड़ा फंसा हुआ है। अमित नेगी के सामने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े तीरथ सिंह रावत, ये बड़ी हॉट सीट है और यहाँ पर का समीकरण बड़ा उलझा हुआ है। तो तीरथ सिंह रावत 2007 में जब शैलेंद्र रावत ने विधायक का चुनाव लड़ा था, जीता था, तो उस समय उनके खासम खास थे,
और अब वो कांग्रेस के पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय रंजना रावत की सभा में मौजूद रहे। तो तीरथ सिंह रावत पूर्व में मतलब वो शायद प्रधान भी रहे, उनकी वाइफ बीडीसी मेंबर रही, या वो बीडीसी मेंबर रहे, उनकी वाइफ प्रधान रही, इसको लेकर कह नहीं सकते। तो उनके पास अनुभव है, काफी मेहनत कर रहे हैं वो। तो घमंडपुर की सीट में तीरथ सिंह रावत बनाम अमित नेगी का मामला नहीं है। घमंडपुर की सीट में अमित नेगी जो दिलीप रावत के खासम खास माने जाते हैं, तो उनकी भी प्रतिष्ठा का सवाल जुड़ा हुआ है। अब तीरथ सिंह रावत को बीजेपी के शैलेंद्र रावत जी के समर्थक भी वोट दे सकते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति के वोट भी है, लेकिन यहाँ पे दौलत राम बोठियाल भी खड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे, बहुत पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता है, मवाकोट वाली बेल्ट में रहते हैं। घमंडपुर का बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। तो दौलत राम बोठियाल अगर वोट काटेंगे बीजेपी की, तो फिर तीरथ सिंह रावत जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अनुभवी भी है और उनको बीजेपी कांग्रेस का समर्थन है, तो इनका भी दावा मजबूत है। लेकिन अमित नेगी का भी दावा मजबूत है। घमंडपुर की सीट में सीधा मुकाबला है। और यहाँ पर पत्रकार दीपक रावत भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए बॉबी पवार ने प्रचार किया। लेकिन बॉबी पवार को कितनी महिलाएं जानती होंगी, कितने लोग जानते होंगे, उसको लेकर हम कह नहीं सकते। तो घमंडपुर में फिलहाल मुकाबला वैसे सीधा ही लग रहा है। और इस मुकाबले में दीपक रावत किसकी वोट काटेंगे और दौलत राम बोठियाल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो किसका वोट काटेंगे, ये रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुकाबला बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारी नज़र में कि तीरथ सिंह रावत वर्सेस अमित नेगी। और अगर आप पर्दे के पीछे की बात करें तो इसमें शैलेंद्र रावत और उनके समर्थकों का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि ये मामला थोड़ा दूसरे टाइप का है। नंदपुर की बात करें, नंदपुर एक ऐसी पार्षद की सीट है जहां पे पिछली बार 15 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। आज भी कोटद्वार नगर निगम में सबसे ज्यादा प्रत्याशी नंदपुर में ही है। मतलब 7 प्रत्याशी यहाँ चुनावी मैदान में है। बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं शक्ति सैल, यहाँ पे जोशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, शशिकांत जोशी चुनाव लड़ रहे हैं, माफ कीजिए, और कांग्रेस चुनाव लड़ रहे हैं सुमित रावत के बारे में कहा जाता है कि हरीश रावत के खासम खास है। तो यहाँ पर दरअसल हरीश नेगी हरी भाई को ही टिकट के लिए आवेदन किया गया था, मतलब उनका दावा मजबूत था। लेकिन यहाँ पर टिकट मिला है सुमित रावत को। सुमित रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हरी नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में प्रधान रहे हैं, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन यहाँ पे अभी 5 प्रत्याशी हो रहे हैं। यहाँ पे एक महिला पुनीता गुसाई भी हैं, यहाँ पे दीपक मशरूम भी हैं, यहाँ पे यूकेटी के जगदीप रावत भी हैं, यहाँ पे सर्विंदर काला भी हैं। तो ये जो नंदपुर की सीट है जिसमें आज की तारीख में भी 7 प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पे बहुकोणीय मुकाबला है। तो कांग्रेस से है सुमित रावत, बीजेपी से है शशिकांत जोशी, और निर्दलीय हरीश नेगी के अलावा यहाँ पे सर्विंदर काला चुनाव लड़ रहे हैं, पुनीता गुसाई चुनाव लड़ रही है, दीपक मशरूम चुनाव लड़ रहे हैं, जगदीपक रावत भी यहाँ पे यूकेटी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मवा कोट में हमारे हिसाब से सबसे बड़ी जो नज़र रहेगी वो हरीश नेगी पे रहेगी। हरी भाई ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन इनकी पकड़ वहाँ पे ठीक ठाक है। तो बहुकोणीय मुकाबला है, नंदपुर को लेकर कह नहीं सकते। हमारा ये मानना है कि हरीश नेगी ने अगर ठीक तरह से प्रचार किया होगा, लोगों से मिले होंगे। यहाँ पे पहले दीपक लखेड़ा पार्षद थे, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और ऐसा माना जाता है कि दीपक लखेड़ा को पार्षद बनाने में हरीश नेगी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो क्या दीपक लखेड़ा उनके लिए प्रचार कर रहे होंगे या कुछ चल रहा होगा अंदर खाने बाद, तो कयामत की रात है, कह नहीं सकते। यहाँ पे बहुकोणीय है और हमारी नज़र ये इस बात पर रहेगी कि हरीश नेगी को कितने वोट मिलते हैं, उनकी क्या उपस्थिति है। पदमपुर मोटाढाक वार्ड नंबर 31 जहाँ से हम चैनल चलते हैं, जहाँ पर हमारा घर है, वार्ड नंबर 31 में। हम तो सारी खबर भाबर से दिखाते हैं, कोटद्वार जाना भी नहीं होता। वार्ड नंबर 31 में बड़ा सिंपल चुनाव है, 2 ही प्रत्याशी मैदान में। यहाँ बड़े रसूखदार लोग रहते हैं, मतलब बहुत सारे जमीन जायदाद वाले लोग रहते हैं। बर्थवाल मार्केट है, बर्थवाल जी रहते हैं, रावतों की बहुत बड़ी फैमिली है जिनकी जमीन में मुनाव नगर बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग राजनीति में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते नहीं है, टिकट लेना नहीं चाहते। पिछली बार तो 4 उम्मीदवार थे, इस बार 2 ही है। संदीप रावत जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आम कार्यकर्ता है और उनको कोई बहुत ज़्यादा जानता नहीं था, हालांकि उनको अब लोग जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सौरभ नौडियाल निवर्तमान पार्षद हैं, जिनके लिए मनीष खंडूड़ी जी भी बहुत तारीफ कर गए और बहुत सारे लोग तारीफ कर गए। तो पदमपुर मोटाढाक में फिलहाल ये माना जा रहा है वार्ड नंबर 31 में 2 ही प्रत्याशी हैं, संदीप रावत, सौरभ नौडियाल। और ऐसा माना जा रहा है कि सौरभ नौडियाल का पलड़ा भारी है, हालांकि उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया भी नहीं है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। अब चुनाव में क्या होगा तो कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि उमराव नगर यहाँ पे पदमपुर मोटाढाक में अगर 2500-3000 वोट है, तो उसमें से आधी वोट उमराव नगर की है, जो नई बसी हुई कॉलोनी है। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे सौरभ नौडियाल का अच्छा मतलब समर्थन है, या वहाँ पर बीजेपी को बहुत सारी वोटें मिलती रही हैं। अब आते हैं हम शिवराजपुर में। हॉट सीट है शिवराजपुर, सबसे जो हॉट सीट शिवराजपुर बनी हुई है, जहाँ पे मनोज पांथरी निवर्तमान पार्षद हैं। उन्होंने कल जुलूस निकाला, उनके सामने जुलूस आ गया दीपक पाठक का। दीपक पाठक निर्दलीय है। यहाँ पे शुभलोक रावत जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है। शुभलोक रावत के भाई आलोक रावत जिला पंचायत सदस्य रहे, इनका फैमिली बैकग्राउंड है मतलब राजनीतिक। लेकिन शुभलोक रावत को टिकट मिला, उससे पहले
ये जो सिंबल था ये हुकुम सिंह रावत को मिल गया था, लेकिन लास्ट में टिकट मिला शुभलोक रावत को। शुभलोक रावत कांग्रेसी उम्मीदवार है, मतलब कांग्रेस का सिंबल मिला हुआ है। और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि निवर्तमान जो पार्षद है मनोज पांथरी, जो बीजेपी के संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको लेकर ऐसा प्रचार कर रहे हैं सारे विपक्षी। यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ विपक्षी है कौन। यहाँ पे दीपक पाठक निर्दलीय हैं, जिनको उत्तर प्रदेश से भी समर्थन मिल रहा है। इनकी बहुत बड़ी रैली निकली, उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे हम। और यहाँ पर जो हुकुम सिंह रावत हैं वो भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं, जिनको पहले नाम आ गया था, सिंबल मिल गया था, लेकिन अब चुनाव यहाँ पे बहुकोणीय हो गया। यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल के अशोक नेगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो शिवराजपुर का वार्ड है, इसमें दीपक पाठक ने जिस तरह की रैली निकाली, तो यहाँ पे वोट होंगे 2400, वोट पड़ेंगे 1800, लेकिन इनकी रैली में तो 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। 600 वोट में यहाँ पे कोई चुनाव जीत सकता है। तो शुभलोक रावत कांग्रेस, मनोज पांथरी बीजेपी, हुकुम सिंह रावत कांग्रेसी हैं लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हैं, अशोक नेगी यूकेडी से लड़ रहे हैं, और दीपक पाठक भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है, और इस सीट पर हमारी खासतौर पर नजर रहेगी। इसी सीट का वीडियो हम आपको थोड़ी देर में डालने वाले हैं। शिवराजपुर में बड़ा हंगामा हो गया और हमारी बातचीत हुई मनोज पांथरी के साथ, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। अब आप चलते हैं मालनपार। मालनपार में हल्दू खाता मल्ला, हल्दू खाता मल्ला जो सीट है, मतलब कलाल घाटी की ओर अगर आप जाएंगे, कणवाश्रम मेले में आप कहीं गए होंगे, तो हल्दू खाता से ऊपर की ओर जाते तो हल्दू खाता मल्ला, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वैसे जानकारी नहीं है, सही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पे टाइगर है बीजेपी के उम्मीदवार। अब इनका निकनेम टाइगर है, ओरिजिनल नाम इनको तो मैंने पूछा था बीजेपी के जलाध्यक्ष जी को भी, तो ओरिजिनल नाम मालूम नहीं चल रहा। ये सबसे तगड़े दावेदार है टाइगर। टाइगर जिंदा है, मतलब जिसे कहते हैं टाइगर की दहाड़ को रोकने के लिए बीजेपी के ही मनीष भट्ट की बीबी यहाँ पे चुनाव में खड़ी हो गई है। मनीष भट्ट ऐसे उम्मीदवार हैं जो हल्दू खाता से जसोदरपुर से खुद चुनाव लड़ रहे बीजेपी के सिंबल पे, और अपनी पत्नी को अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने खड़ा कर दिया हल्दू खाता मल्ला में, तो उनको निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन सिंबल है तो हल्दू खाता मल्ला में उनियालों की लड़ाई है। वैसे भी पूरी बेल्ट जो है, उनियाल, कुकरेती, डबराल, नैथानी, इन लोगों की बेल्ट है, और इस बेल्ट में दो उनियालों की लड़ाई हो रही है। मनीष भट्ट की पत्नी उनियाल है और ये टाइगर भी उनियाल है। यहाँ पे कांग्रेस के संदीप हैं उम्मीदवार, संभवतः मुझे एग्जैक्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और यहाँ पे जो पूर्व पार्षद है शैलेंद्र डबराल, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्षद रहे तो इनको ज़्यादा जानकारी होगी। यहाँ पे अनुसूचित जाति का भी वोट है। तो हल्दू खाता मल्ला में त्रिकोणीय मुकाबला है, और यहाँ पर मनीष भट्ट ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिया, उनका मायका है। तो भैया ऐसा चलता रहता है राजनीति में। अब बात करते हैं उदयरामपुर नया गांव। उदयरामपुर नया गांव में भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। जैसा नींबू चौड़ का है मामला, वैसे ही उदयरामपुर का है। उदयरामपुर में दो प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस के जो हैं, महेंद्र प्रधान कांग्रेस के, सागर कंडवाल बीजेपी के, ये ऊपर वाले क्षेत्र में रहते हैं। यानी ढोके वाला इलाका है। कल हल्दू किशनपुरी से ऊपर की ओर जाएंगे आप तो ये वाला क्षेत्र है। इस सीट के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे दोनों जो प्रत्याशी है बीजेपी कांग्रेस के, ये नॉर्थ जोन में रहते हैं, और साउथ जोन में इनके सामने खड़े हो गए फौजी भाई भीम सिंह नेगी। फौजी भाई यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है जैसे नींबू चौड़ में है कि भाई दोनों प्रत्याशी जो है ऊपर के क्षेत्र में है। पिछली बार यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रत्याशी थे, तो भीम सिंह नेगी निर्दलीय यहाँ पे जो प्रत्याशी है उनका पलड़ा भारी बता रहे हैं लोग। हम तो गए नहीं थे, लेकिन मामला यहाँ पर भी त्रिकोणीय है। अब आगे बढ़ते हैं झंडी चौड़ में। तो झंडी चौड़ में बढ़ेंगे हम आगे, और इसके बाद हम जसोदरपुर की भी बात करेंगे। तो झंडी चौड़ में क्या है कि वार्ड नंबर 38 में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पे पार्षद जीते थे कांग्रेस पार्टी के अमित नेगी, और अमित नेगी को टिकट इस बार मिला नहीं है, तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक 22-23 साल का युवा है शिवम शाह, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सिंबल दिया है। तो शिवम शाह, अमित नेगी और रजनीश बेबनी यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो क्या इस सीट पे कांग्रेस पार्टी के दोनों ही प्रत्याशी होने का फायदा रजनीश बेबनी को मिलेगा, इसको लेकर हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। झंडी चौड़ में गए नहीं, लेकिन यहाँ पे शिवम शाह जो 22-23 साल के युवक है, जिनको कांग्रेस ने सिंबल दिया है। अमित नेगी पिछली बार पार्षद बने थे, लेकिन उनको कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया है। तो इन दोनों की लड़ाई का फायदा क्या है, रजनीश बेबनी उठाएंगे, इसका मालूम चलेगा। 25 तारीख को मुकाबला त्रिकोणीय है, और हमारी नज़र शिवम शाह पर है, क्योंकि अगर 22-23 साल के युवक राजनीति में आएंगे तो इस राजनीति को फायदा है। इसके बाद हम बात करेंगे झंडी चौड़ में एक और सीट है, जहाँ पे सुखपाल शाह जो चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव लड़ रहे हैं मतलब वार्ड नंबर 37 से। तो इस सीट के बारे में मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे पूरणचंद शर्मा पूर्व प्रधान और सुखपाल शाह के बीच मुकाबला है सीधा। सुखपाल शाह के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने वार्ड में भी काम किया, दूसरे वार्ड में भी काम किया, तो बहुत से लोग कह रहे हैं सुखपाल शाह का पलड़ा भारी है। हालांकि एक दो लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो हो सकता है वो पूरणचंद शर्मा के समर्थक रहे हों। तो सुखपाल शाह के बारे में तो कहा जाता है कि 2-3 वार्डों में इनका अच्छा पकड़ है। हो सकता है यहाँ पे और कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पूर्वी झंडी चौड़ जो सीट है वो महिला सीट है, और यहाँ पे महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। मुझे इसकी
की जानकारी नहीं है, त्रिलोकपुर की भी जानकारी नहीं है। तो अब बात करते हैं 40 नंबर। चलते चलते हम 40 नंबर वार्ड जो है सबसे इंटरेस्टिंग है मालन पार का। हम आपको खबर दिखा रहे हैं निकाय चुनाव की, और वीडियो तो बड़ा बनना ही है। वोट की चोट का ये वीडियो है, कल शाम को तो हम सब कुछ बता देंगे आपको, कहाँ कौन जीत रहा, कहाँ कौन जीत रहा। तो अब बात करते हैं वार्ड नंबर 40। वार्ड नंबर 40 जसोदरपुर। जसोदरपुर बोलेंगे आप कहाँ है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो जहाँ से हल्दू खातर का चौराहा शुरू होता है और इसका थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा, और इसके बाद ये किशनपुरी की जो पूरी बेल्ट है उसके दक्षिण वाले हिस्से में ये वार्ड आता है, वार्ड नंबर 40। इस वार्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नाम 2 ही है। आप कहेंगे क्या बात हुई। वार्ड नंबर 40 में मनीष भट्ट बीजेपी के प्रत्याशी है, जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया क्योंकि इनकी पत्नी हल्दू खाता मल्ला में भी चुनाव लड़ रही है, जहाँ पे उनियालों की जंग है। मनीष भट्ट के सामने समस्या कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। यहाँ पे गौरव कुकरेती जो चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी के सिंबल पे, वो रामलीला मंचन से लेके गुलरझाला के मंदिर समिति से लेके सामाजिक कार्यों में बहुत सारा योगदान करते हैं। ये वैसी पूरी जो सीट है ये थोड़ा मतलब ब्राह्मण बहुल भी है। तो यहाँ पे मनीष भट्ट जो बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने मनीष नैथानी भी खड़े हैं, गौरव कुकरेती भी खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं यहाँ पे गौरव रावत। तो मतलब ये ऐसी सीट है जिसमें उम्मीदवार 4 है, नाम 2 ही है। गौरव रावत कांग्रेस, गौरव कुकरेती निर्दलीय, मनीष भट्ट बीजेपी और मनीष नैथानी निर्दलीय। तो मतलब ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। अब कौन जीता है कह नहीं सकते, क्योंकि मनीष भट्ट की 2 सीटों में प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, उनको निष्कासित कर दिया गया। अगर दोनों सीट जीतते हैं तो फिर पार्टी में उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और वापसी भी हो जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं है ये कि निष्कासन कर दिया, जो जीतता है वो आ जाता है। तो फिर आगे देखिए आप शिवराजपुर वार्ड में क्या जोरदार चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट खाली हमारे पास शिवराजपुर वार्ड की है, कल हमने डाली नहीं आपको। तो शिवराजपुर में तो ऐसा चुनाव हो रहा है कि आप कह नहीं सकते। चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको। शिवराजपुर वार्ड में मनोज पांथरी निवर्तमान पार्षद हैं, उनका जुलूस निकला, तो उनके सामने जुलूस आ गया दीपक पाठक का। तो इस जुलूस की जो खबर है वो आपको बताएगी कि शिवराजपुर वार्ड में मचा हुआ है संग्राम, कौन जीतेगा। चलिए केबी न्यूज खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर की जो पार्षद प्रत्याशी है दीपक पाठक निर्दलीय, उनके लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या है। ये देखिए आप, ये देखिए वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर। अलमारी है चुनाव निशान। देखिए आप क्या जोश है, क्या जुनून है, इतनी सारी यहाँ पर है, बड़ी संख्या है, भाई गॉड कितनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अलमारी भाई, अलमारी कितनी भारी दिखाते हैं आपको, आगे से दिखाते हैं। ये देखिए आप कितनी सारी महिलाएं हैं, और ये दीपक पाठक का बड़ा जलवा है। दीपक पाठक भाई कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। बवाल हो रहा है, बवाल भौकाल है, दीपक पाठक का भौकाल है। क्या पता, देखिए आप कितनी भीड़, देखिए आप भाई कितने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं भाई की। तो केबी न्यूज में दिखा रहे हैं आपको। कोटद्वार बाबर में 32 नंबर वार्ड है शिवराजपुर में देखिए आप कितनी भीड़ हो रही है। शिवराजपुर में ये चुनाव विधायक का हो रहा है, मेयर का हो रहा है, मालूम नहीं चल रहा है, पार्षद का चुनाव हो रहा है। देखिए केबी न्यूज में दिखा रहे हैं आपको। वार्ड नंबर 32 में भौकाल है, भौकाल। वार्ड नंबर 32 में भौकाल है। देखिए आप कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, इतने तो वोट भी नहीं है। इतने वोट से तो भाई 4 वार्ड के चुनाव जीतेंगे, कितनी भीड़ कर रखी है, बहुत भीड़ है। न्यूज में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक पाठक, जिनके साथ सैकड़ों लोग हैं। बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा जुलूस है, बहुत बड़ा हंगामा है, बहुत बड़ा भौकाल है। तो चलिए दीपक पाठक जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे शिवराजपुर की जनता से? पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मैं दीपक पाठक एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, पार्षद प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ, और मुझे आशा है कि जन समर्थन भी मेरे साथ है बहुत भारी में, और बहुत अच्छी जीत हम जीत जाए। तो यहाँ पे तो पांथरी जी 5 साल के पार्षद रहे, बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, तो उनका मुकाबला कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल, उनके 5 साल के कार्यकाल को लेकर कोई
पागल हो यार, तुम्हें यार इंटरव्यू नहीं लेने दे रहे हो यार, बताओ। क्या हंगामा है, हंगामा चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए आप उधर चली गई है निर्दलीय की रैली, ये बीजेपी की रैली है। शिवराजपुर बॉर्डर है, शिवराजपुर बॉर्डर में चुनावी संग्राम है। देखिए आप बीजेपी के झंडे हैं, उधर चली गई है। जो मेन शिवराजपुर है वो उधर ही पड़ता है, इधर नहीं पड़ता, इधर तो बहुत कम एरिया पड़ता है। तो चलिए फिर लग रहा है ड्रामा जारी है और ये ड्रामा हो रहा है। तो शिवराजपुर वार्ड में मनोज पात्री की प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन भीड़ ज़्यादा इधर है, इधर ज़्यादा भीड़ है, कोई इसमें दो राय नहीं। इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं क्या होता है, फिर 25 तारीख को मालूम चलेगा। वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर में शुभलोक रावत का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन शुभलोक रावत तो उम्मीदवार जरूर है, लेकिन यहाँ पे रैली देखिए बीजेपी की निकल रही है। चलिए फिर केबी न्यूज़ देख रहे हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद है मनोज पात्री जी। मनोज पात्री निवर्तमान पार्षद है, इनकी बहुत बड़ी रैली निकल रही है, तो पात्री जी से बातचीत करेंगे हम, क्योंकि शिवराजपुर वार्ड हॉट सीट हो गई है, हॉट सीट। पात्री जी क्या है, आप तो बीजेपी के बहुत बड़े संगठन के पदाधिकारी भी हैं, आप मेयर के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। आपके वार्ड में बड़ा घमासान मचा हुआ है, सब लोग आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पात्री जी क्या कहेंगे आप? वार्ड नंबर 32 शिवराजपुर में 6 प्रत्याशी है, 6 में से 3 प्रत्याशी जो है सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मनोज पात्री जी है, मिलते नहीं है, एटीट्यूड है। तो क्या लग रहा है आपको, सबने आपको घेर लिया, रणनीति है, कुछ काम किया आपने, क्या बोलेंगे आप बताइए? देखिए ये तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं है, जिनसे हमारे संबंध है, बातचीत है, सभी पूरा परिवार है मेरा शिवराजपुर देवरामपुर। ऐसा कुछ नहीं है, एटीट्यूड का हमारा मतलब ही नहीं। जितने भी लोगों ने अभी तक पर्सनल व्यक्तिगत मेरे को कहीं बुलाया, आना जाना कहीं नहीं रहा। हाँ, समय के अभाव के कारण, पार्टी के संगठनों में मैं पद होने के कारण, व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण मैं एक बार आपके माध्यम से सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पर्सनल किसी मिल नहीं पाता, जा नहीं सकता। संगठन के कार्य में व्यस्तता के कारण, यही कारण है कि संगठन के व्यस्तता के कारण मैं लोगों के बीच में नहीं रह पाता हूँ। बाकी मेरा घर सुबह 10 बजे तक घर में रहता हूँ, उसके बाद मेरा कार्यालय है, फिर दुनिया काम रहते हैं, जनता के काम रहते हैं, उनमें लगे रहते हैं। मनोज पात्री जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए देखो, पता होता है नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है अपनी बात मान ले। आपने मान लिया, आप संगठन में बहुत बड़े पद पर है, हम भी यही कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आगामी कार्यकाल अगर आपको मिलता है, अगर शिवराजपुर वार्ड की जनता आपको वोट देती है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा समय देंगे क्या? बिल्कुल समय रहेगा हमारे पास। मेरे को खामियाजा जो लोगों को सुनने को मिला है, मैं उसके बारे में बिल्कुल चिंतित हूँ कि ऐसा जबकि सोचना नहीं चाहिए था। पर मैं लोगों के बीच में रहूँगा, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालूंगा लोगों के बीच में रहने का। और मेरी दोबारा सभी लोगों से विनती है कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें 1200-1400 लोगों के अलग अलग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। मैं उनसे हर चीज़ के बारे में शेयर करता हूँ, बताता हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलतियाँ रही हो, उन गलतियों को मैं दूर करूँगा। इस बार मैं लोगों के बीच में ज़्यादा समय दूंगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पूरा परिवार में कोई एटीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा ये बताइए, फिर आप मेयर की बात कर लेते हैं। मेयर में शैलेंद्र रावत प्रत्याशी हैं, रंजना रावत हैं, पूर्व फौजी भी हैं, तो आप तो यही काम देख रहे हैं ना इसमें मेयर का ही। तो क्या लग रहा है आपको, शैलेंद्र रावत सीट निकालेंगे इस बार? माननीय हमारे मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र रावत जी बहुत ही ज़्यादा बहुमतों से जीतेंगे। हम 15,000 से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो 15,000 से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। माननीय शैलेंद्र सिंह रावत जी का पूर्व विधायक रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। एक मिलनसार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और लोगों के बीच के रहने वाले व्यक्ति हैं, एक जमीन से जुड़े नेता हमारे। तो दुर्गापुरी जा रहे हैं अब आप? दुर्गापुरी में अनिल जा रहे हम अपने शिवराजपुर में है, शिवराजपुर में पूरी। अच्छा मैडम कुछ बोलना चाह रही है, बाइक वाली मैडम। अरे मैडम बाइक करने वाले की कभी हार नहीं होती।
चप्पा चप्पा। मैडम बहुत जोश में आप, तो लग रहा है पांडरी जी जीत रहे हैं, आप जिताओगे उनको? चलिए फिर केवी न्यूज़ को देखते रहिए, वोट जरूर दीजिए आप। और कल शाम 6 बजे तक आपको बता देंगे हम किसका पलड़ा भारी, किसने की कहाँ पे गलती, कौन बनेगा पार्षद, कौन बनेगा मेयर, इसकी पूरी जानकारी कल शाम 6 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद, कल का वेट कीजिए और वोट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ देखने के लिए।